चलिए, तो हम लोग का अभी मेरा फर्स्ट प्रोग्राम पहले समझते हैं। क्या क्या हम लोग लास्ट में लिखे थे, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या क्या था, ध्यान रखिएगा। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में हमको एक जहाँ पे कोड लिखेंगे एडिटर चाहिए मुझे, तो हम लोग नोटपैड प्लस प्लस को सबसे बेस्ट मानते हैं। ठीक है, हिंट्स भी देता है, कलरफुल भी होगा। मतलब कलरफुल में फ़ायदा क्या होता है मेरा कि कौन सा कीवर्ड है, कौन सा फंक्शन है, वो समझ में आता है कि अच्छा जहाँ जहाँ फंक्शन होगा उसका कलर एक जैसा होता है, जहाँ जहाँ कीवर्ड होगा उसका कलर एक जैसा होगा, तो समझ में आता है। दूसरा मेरा कंपाइलर के रूप में मुझे कौन सा JDK, और वो भी मिनिमम 1.8 वर्जन आपको डाउनलोड करना है। अभी लेटेस्ट वर्जन कर सकते हो, लेकिन मिनिमम इससे नीचे मत जाइएगा। ठीक है, हाँ ठीक चलेगा, ठीक है। बट अब देखेंगे कैसे कैसे क्या करना है, डाउनलोड करना है, क्या करना है। ठीक है, मतलब जब मैं इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करूँगा, जब मैं इंस्टॉल करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे 3 टर्म आता है। एक JDK खुद, फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट, मतलब जो बनाता है, जावा को जो बनाता है, बोला कि बनाता है मतलब ये है डॉट, ठीक है, जावा फाइल को, ठीक है, जैसे हम कंपाइल करेंगे, ओके, डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो JDK मेरा क्या करता है, JDK मेरा डॉट जावा फाइल को कंपाइल करके डॉट क्लास फाइल में मेरा बदल देता है। ठीक है, दूसरा है JRE, बोला कि फुल फॉर्म क्या है जी, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। बोला ये क्या है, देखते हैं। इन्वायरमेंट, इसका काम है डॉट क्लास फाइल को डॉट, जब मैं रन कराता हूँ JRE से पास कराता हूँ तो डॉट जार फाइल में बदल देता है। तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का क्या काम है मेरा, डॉट क्लास फाइल को डॉट जार फाइल में कन्वर्ट करना। लास्ट जो है JVM, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, वर्चुअल मशीन नहीं, वो अलग से सॉफ्टवेयर होता है, डॉट जावा को .exe में बस ये जार फाइल को आउटपुट तक पहुंचाता है कि यही रन वाला करने वाला। इसको सॉफ्टवेयर अलग से, जब मेरा JVM से पास होगा तो आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, बोला गया सर क्या ये सॉफ्टवेयर है JDK, तो JDK तो सॉफ्टवेयर है। बोला JRE क्या है, बोला गया कि जब आप JDK को इंस्टॉल करोगे तो 3 सॉफ्टवेयर आपको ज़रूरत पड़ेगा। पहला सॉफ्टवेयर है वो है जावा सी कंपाइलर। जब JDK इंस्टॉल करेंगे ना तो ये मुझे फ्री में मिलेगा JDK के साथ। यही है वो कंपाइलर जो कि डॉट जावा फाइल को डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, बोला ये भी एक सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा जो कि क्या ये जावा सेम है। तो जावा तो हम लोग पूरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही जावा बोलते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो कि डॉट क्लास फाइल को डॉट जार फाइल में कन्वर्ट करता है। और मेरा JVM ये है कमांड प्रॉम्प्ट, CMD कमांड प्रॉम्प्ट, जो कि मेरा आउटपुट दिखाने का कन्वर्ट करेगा, आउटपुट दिखाने में मदद करेगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट, जार टू EXE कन्वर्टर अलग से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐसे आपको फ्री में नहीं मिलता, पेड है। ठीक है, ओके, ऐसे भी ओरेकल का प्रोडक्ट है तो पेड रहना ही चाहिए। ठीक है, बोला कि ठीक है, हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे एक बार देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, जावा डाउनलोड फॉर बेस्ट है, ये भी विंडोज़ 10 विंडोज़ 7 यही बेस्ट है। चलो ऑफिशियल वेबसाइट से एग्री। ठीक है, तो बोला गया कि ये कौन सा है, 8 वाला। ठीक है, और जो अभी जावा डाउनलोड जो लिखे थे वो कहाँ से डाउनलोड हो रहा था, ओरेकल। ठीक है, देखते हैं जावा डाउनलोड, तो ये भी कितना है, 8 ही वर्जन है, कोई दिक्कत नहीं है।
फटक से डाउनलोड हो गया, ठीक है। अगर 17 डाउनलोड करना है तो वो कहाँ से डाउनलोड होता है एक बार दिखा रहे हैं, ओरेकल का वेबसाइट से, क्योंकि ये ओरेकल का प्रोडक्ट हो गया है, ठीक है। आपको यहाँ से सब कुछ पता चलेगा कि आपको कौन सा वर्ज़न डाउनलोड करना है, ठीक है, कौन सा लेटेस्ट वर्ज़न है। जावा 17 ही है लेटेस्ट वर्ज़न, ठीक है। लेकिन हाँ, लेटेस्ट वर्ज़न को अब फटाक से डाउनलोड मत करना। कारण है उसका, लेटेस्ट वर्ज़न को डाउनलोड नहीं करना क्योंकि एक्सपेरिमेंट चलता है। कुछ ऐसा एरर आ गया जो हम लोग ध्यान नहीं दी, मतलब हम लोग को लगे कि मेरा कोड में कुछ गलती है, बट डेवलपर भी नहीं, तो अपडेशन इतनी जल्दी नहीं आता है। तो इसीलिए बोलता है ना कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो अल्फ़ा वर्ज़न, बीटा वर्ज़न, गामा वर्ज़न। अल्फ़ा मतलब बस चल रहा है, बीटा मतलब नहीं, टेस्टिंग हुआ है लेकिन फिर भी प्रोडक्शन के लिए अभी छोड़ा हुआ है। जब पूरा अब रिलीज़ होगा गामा वर्ज़न लास्ट, कि मेरा एक भी गलती उसमें नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए तो देखिएगा 7.1, 7.2 ऐसे करके वर्ज़न निकाल देता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि, और ऊपर से लिनक्स के लिए नहीं, मुझे विंडोज़ के लिए चाहिए। ये भी एक गलती हो जाता है क्योंकि पहले बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स के लिए खुल रहा, अब 64 बिट के लिए चाहिए तो भैया 64 वाला डाउनलोड कीजिए, सीधा आपको डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल भी बहुत ही ईजी है। चलो देखते हैं। थर्टी 32 बिट हायर वर्जन में नहीं निकलेगा आपका। कारण है कि आपको चलाना ही है तो वो डाउनलोड कीजिए ना 3.8, क्योंकि 32 अभी सब लोग लैपटॉप ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लैपटॉप में आपको पहले तो विंडोज़ 10 ही रहता है, वो भी आप समझ लीजिए फैक्टर है, ठीक है। क्योंकि अलग से सॉफ्टवेयर बनाएगा 32 के लिए, इससे अच्छा है कि नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। मार्केट में वो लोग रिव्यूज़ लेते रहता है ना, ज़रूरत क्या है अभी, ठीक है। डाउनलोड हुआ, बोला गया सो फोल्डर, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट हियर, क्योंकि वो जिप फाइल है, जावा मतलब ये तो सॉफ्टवेयर कुछ अलग ही हो गया। मुझे लगा कि पूरा का पूरा ही एक्सट्रैक्ट हो गया है। पहले देखते हैं इसके अंदर है क्या, उसके अंदर समझ में आएगा। सेटअप फाइल ही नहीं है, डाउनलोड क्या करेंगे, सब तो सेटअप फाइल ही नहीं है, ठीक है, दिखा रहा है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन डाउनलोड, उसका देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये है, ये वाला पूछता भी है ओरेकल एग्री और नॉट, ये EXE फाइल है, उसमें EXE नहीं दिया हुआ है, ठीक है। होगा कहीं से आप नेट से डाउनलोड किए होंगे तो इसमें भी आपका वाला मिल गया होगा, ठीक है। 151 का फाइल है। ये सब भी थोड़ा सा कुछ चीज़ें बोला जाता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना चाहिए डाउनलोड करते समय, कौन से वर्जन पे मैंने काम किया है, एक दूसरा कितने MB का फाइल है, क्योंकि एक डेवलपर को ये सब चीज़ें पता रहना चाहिए, ठीक है। हाँ 16, ठीक है। ओके, ऑलरेडी है, इंस्टॉल्ड है, देखते हैं। नेक्स्ट 0.2 है, मतलब दूसरा रिलीज वर्जन है, मतलब समझ रहे हैं ना, पहला वाला में गड़बड़ी होगा। ये सब थोड़ा सा गौर कर रहिएगा। अच्छा, दूसरा, जब ये इंस्टॉल हो रहा था तो एक चीज़ मुझे पूछा कहाँ पे इंस्टॉल करना है। जब ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, जब हम इंस्टॉल करते हैं, ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ये मुझसे पूछता है कहाँ पे इंस्टॉल करना है। किसी का मन किया C ड्राइव, किसी का मन किया D ड्राइव, किसी का मन किया E ड्राइव। तो भैया क्योंकि पाथ इंडिपेंडेंट है, ड्यू टू पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये पाथ इंडिपेंडेंट है, कहीं पे भी डाउनलोड हो सके, कहीं पे भी इंस्टॉल हो सकता है। बट कंप्यूटर क्या, C ड्राइव पहले मान लीजिए किसी का E ड्राइव में है तो क्या पूरा C ड्राइव खोजेगा, कभी E ड्राइव खोजेगा, D ड्राइव खोजेगा, E ड्राइव, अगर नहीं तो मुझे पाथ सेटअप करना पड़ता है।
जहाँ पे कंप्यूटर को पता चल जाए, ठीक है, कि मुझे खोजना कहाँ पे है, मेरा सॉफ्टवेयर कहाँ पे है। मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट कुछ है तो वो यही है पाथ सेटअप, ठीक है। तो पाथ सेटअप का मतलब क्या होता है? पाथ सेटअप का मतलब होता है कि जावा वही JRE जो बोलते हैं, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है, वो रन करते समय कहाँ खोजेगा जावा को। तो बोला कैसे आपको पाथ सेटअप करना पड़ता है। सबसे पहले जाइए स्टेप नंबर 1 कि कहाँ पे इंस्टॉल हुआ। सी ड्राइव के अंदर आप जानते हो कि 2 होता है, प्रोग्राम फाइल और प्रोग्राम फाइल 86, एक 64 बिट के लिए, एक 32 बिट के लिए। तो आपको तो 64 वाला हम लोग डाउनलोड किए थे, प्रोग्राम फाइल्स में होगा। अगर 32 वाला होगा तो मेरा प्रोग्राम फाइल 86 के अंदर होगा, ठीक है। जिसमें भी हो ना, मुझे क्या लेना देना। इसमें जाइएगा जावा नाम का फोल्डर के अंदर, जावा नाम के फोल्डर के अंदर JDK 16 पॉइंट जो भी आपका वर्जन है 0.2 के अंदर बिन के अंदर जाइएगा। बस यही है आपका पाथ, बाइनरी रिलेटेड जितने भी फाइल्स हैं सब उसी में होगा, ठीक है। तो बोला एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरे लैपटॉप में है भी या नहीं। दिस PC के अंदर सी ड्राइव के अंदर ये है और ये है, तो मुझे इसमें जाना है। इसमें भी मुझे कहाँ पे जाना है? जावा के अंदर। बोला कि इतने सारे इंस्टॉल्ड है मेरे लैपटॉप में, मुझे इसमें जाना है, ठीक है। तो इसमें भी किस में जाना है? बिन के अंदर। ये है इसका पूरा पाथ सेटअप। तो कॉपी कर लिए। और मुझे क्या करना है? मतलब इसी में एक चीज़ नोटिस करना है, वो है कि मुझे दोनों सॉफ्टवेयर मिलना चाहिए। एक जावा सी कंपाइलर, एक जावा डिबगर, मतलब एक रन कराएगा, एक कंपाइल करेगा। ये दोनों ही सॉफ्टवेयर है। एक JDK है, एक JRE है। ये जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में काम करता है, ये JDK डेवलप करने का काम करता है। JVM ये नहीं है। लगा सबसे पहले मैंने क्या किया, पूरा का पूरा पाथ को कॉपी कर लिया, राइट क्लिक कॉपी। और अब मुझे इन्वायरमेंट वेरिएबल जो इन्वायरमेंट बोला गया, इसमें 2 चीज़ें, इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि कभी यूट्यूब से कोई देखता है। यूज़र वेरिएबल जो आप डालोगे, सिस्टम वेरिएबल जो खुद से ले लेगा, अगर उसको मिलेगा तो आपको इसमें हाथ नहीं लगाना है, एक सिस्टम को खुद से लेने दीजिएगा। ऐसे ले लिया है, ठीक है, देखते हैं। और का पाथ बोला गया कि JDK का तो कोई पाथ मुझे नहीं लगता कि इसमें है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इससे मतलब भी नहीं है। वैसे भी पाथ नाम का एक होगा, अगर नहीं होगा तो आपको न्यू क्रिएट करना होगा, अगर होगा तो इसको एडिट JDK का, इसको मैं उड़ा देता हूँ, 16 को रख देता हूँ। ओके, पहला ओके इंसर्ट के लिए, दूसरा ओके सेव के लिए। अगर दूसरा ओके गलती से नहीं किया ना तो सेव नहीं होगा, तो दूसरा ओके मस्ट है। तीसरा ओके पूरा क्लोज कर दीजिए। अब चेक करेंगे कि वेदर जावा इंस्टॉल्ड और नॉट। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किए, जावा लिखे, अगर कुछ भी मैसेज आता है तो समझ में आएगा, ठीक है। दिखाते हैं गलती कैसे ऐसे लिख देता है, जावा इज़ नॉट, हम तो अभी जावा 1 लिखे हैं, जावा इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल कमांड, मतलब जावा प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं है। जावा C ये भी इंस्टॉल्ड है, तो मतलब दोनों में क्या क्या लिखा, जावा लिखा और जावा C लिखा, तो मुझे पता चल गया कि मेरा में इंस्टॉल हो गया। अब कौन सा वर्जन मेरे में लैपटॉप में सपोर्ट कर रहा, वर्जन मुझे हाइफन वर्जन, तो जावा का 16.0.2। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट 16 डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल भी कर लिया, ठीक है, मेरे वीडियो देखने के बाद वो लोग क्या करते हैं, जावा 1.8 डाउनलोड कर लिए कि अरे सर डाउनलोड किए हैं तो सही ही होगा, अपना वाला डाउनलोड किए हैं, मेरा वाला देखने के बाद अपना वाला अनइंस्टॉल मार दिए, पाथ ऑफ सेटअप भी कर लिए, अनइंस्टॉल मार के। अब जब पाथ सेटअप करोगे ना तो मुश्किल में फंसोगे। लोअर के बाद हायर चलेगा, हायर के बाद लोअर नहीं चलेगा, तो एकदम चेक कर लीजिएगा कहीं पे लोअर वाला तो नहीं ना है, कहीं पे भी नहीं रहना चाहिए, इसमें भी नहीं, इसमें भी कहीं पे भी नहीं, क्योंकि हायर के बाद लोअर नहीं चलेगा, लोअर के बाद हायर मैं चला लूँगा। ये सब थोड़ा गड़बड़ी होता है, थोड़ा ऑब्जर्व करने वाला चीज़ है। जब मेरा पाथ सेटअप बोला कि पाथ सेटअप के लिए मैंने क्या किया, स्टेप नंबर 2 मैंने सिंपल कि सर्च बॉक्स में गया, सर्च बॉक्स में लिखा इन्वायरमेंट वेरिएबल। इसमें जाके जब मैंने गया तो एक स्क्रीन जैसा कुछ खुला था, ठीक है, इसको रहने दीजिए।
एनवायरनमेंट वेरिएबल, एक स्क्रीन जैसा खुला था, स्नैपिंग टूल। जी ये मेरा स्क्रीन खुला था, जब मैंने इस पर क्लिक मारा था तब अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। मैंने किस पे क्लिक मारा था? मैंने इस पे क्लिक मारा था, इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। सेकंड नंबर, ठीक है, जब मैंने इस पे क्लिक मारा, ध्यान रखिएगा, ये स्क्रीन खुला, मैंने किसको लेके काम किया? इस वाले को। इसका भी एक स्नैपिंग टूल ले लेते हैं। सी, कंट्रोल V, ठीक है। मैंने किस में किया? इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद पाथ और सेकंड एडिट। पहला पाथ, दूसरा सेकंड एडिट। इसको भी चेक कर लेंगे लेकिन बाद में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग एडिट पे गए, तो एक स्क्रीन खुला, हाथ को सिलेक्ट करके एडिट पे गए। अब न्यू, तो इसको भी एक बार दिखा रहा है हमने क्या किया। यहाँ पे मैंने क्या किया? सबसे पहले एक नया, दूसरा पेस्ट एंड तीसरा ओके। ये सिर्फ एक बार ओके नहीं, 2 बार ओके, फिर से ओके, फिर से ओके, 3 बार ओके आपको प्रेस करना था। ये हुआ मेरा पूरा का पूरा चीज़ ख़त्म। ओके, अब मुझे और कुछ चाहिए तो बोले ना, अब हो गया मेरा सब कुछ। उसके बाद आफ्टर इंस्टॉलेशन, स्टेप नंबर 3, आफ्टर इंस्टॉलेशन, आफ्टर पाथ सेटअप, सॉरी, पाथ सेटअप, check whether properly installed or not, properly installed or not। तो ये मैं कैसे किया? तो CMD खोला, एक बार जावा लिख के इंटर मारा, कुछ बकवास मैसेज आया था, एक जावा C लिख के इंटर मारा एक, और लास्ट में जावा का वर्जन हाइफन वर्जन, तीनों लिख के चेक कर लिया, काम ख़त्म। अब मेरा पहला कोड स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। तो हम लोगों का ये तो हुआ। अब आते हैं कि कोड कैसे लिखेंगे। पहला कोड खास करके समझना होता है बहुत ज़्यादा। तो फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा, पहला प्रोग्राम वैसे भी हम लोग क्या सीखते हैं, एगो कोई भी मैसेज कैसे प्रिंट कराते हैं, एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। हमने बताया था कि इसमें क्लास के अंदर मेन फंक्शन होता है। तो बोला गया क्लास एक कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा, क्लास एक कीवर्ड है। क्लास का नाम, बोला गया क्लास का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पहला लेटर कैपिटल में, बाद बाकी सब स्मॉल में। क्लास एक कीवर्ड है, इसलिए C स्मॉल, LASS, फर्स्ट का F लेटर कैपिटल में, ओके, कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब फिर से समझिएगा, मैं थोड़ा सा C++ में घुसने के बाद हम आते हैं। C++ में क्या होता है, वॉइड मेन बाहर होता है। आपको मैंने सिखाया था कि हैश इंक्लूड ऊपर, ये ऊपर लिखने से क्या कोड यहाँ से शुरू होता है? नहीं, फिर भी इस कोड यहीं से स्टार्ट लेता है। अगर मैं ज़िंदगी में कभी क्लास को यूज़ ना करूँ तो ज़िंदगी में कभी ऊपर नहीं जाएगा प्रोग्राम, हम यहीं से यहीं पे घूम के ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं क्लास कीवर्ड को यूज़ करता हूँ, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तब जाके वो ऊपर जाके पहले रीड करके फिर वापस आएगा, ठीक है। तो मतलब 1 नंबर स्टेप ये, 2 नंबर स्टेप ये, 3 नंबर स्टेप ये, 4 नंबर स्टेप वापस बैक करके वापस हो जाएगा।
C++ में क्या होता है मेरा कि क्लास ऊपर लिखा रहता है, वर्ड मेन नीचे रहता है, तो कोड क्या यहाँ से स्टार्ट लेगा? तो बोला नहीं, कोड हमेशा वर्ड मेन से स्टार्ट लेगा। और वर्ड मेन के अंदर अगर मैं क्लियर स्क्रीन और गेट सी कुछ प्रोग्राम नहीं लिखा तो क्या कभी भी ऊपर जाएगा प्रोग्राम? कभी भी नहीं जाएगा। अगर मैं क्लास कीवर्ड को क्लास का नाम यूज़ करूँगा, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, देन वो ऊपर जाएगा। मतलब सेकेंड स्टेप मेरा ये रहेगा। थर्ड स्टेप क्लास के अंदर जाएगा, क्लास के अंदर डेटा को रीड करके जो आप वेरिएबल लेके रखोगे, जो फंक्शन, वापस आ जाएगा। जब मुझे किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करना होगा, मैंने आपको बताया अभी तक क्लास में आप डिसिमिलर डेटा टाइप भी रख सकते हो, तो किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते थे, याद है? क्लास के किसी भी एलिमेंट को, इसको बोलते थे एलिमेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलते थे? मेंबर या तो ऑब्जेक्ट। याद आया इंद्रानी जी? नहीं याद आया? हाँ, नहीं, मैंने एक सिर्फ ओवरव्यू दिया था ना कि C++ और जावा में क्या डिफरेंस है। तो इसी के कारण तो ये OS डिपेंडेंट है, क्योंकि प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट लेता है? वर्ड मेन से। ठीक है, आप खुद सोचो, जैसे आप लोग स्टूडेंट हो आज, ठीक है, आप लोग मन मौजी हो। अभी मैंने मौजी मेरे कहने का मतलब, आप मान लीजिए मुझे पूरा फुल फीस दे दिए, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, पूरा फुल फीस दे दिए और मेरे पास पढ़ने नहीं आए, एक दिन भी पढ़ने नहीं आए, तो क्या होगा? मैं आपके पीछे लगूंगा? नहीं। मान लीजिए 4 जन आ रहे हैं, 2 जन नहीं आ रहे हैं, उनके पीछे तो ऐसा नहीं लगे रहेंगे, कब आ रहे हैं सर? नेक्स्ट क्लास आएंगे, नेक्स्ट क्लास, क्योंकि आप अभी इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन आप थोड़ा सा एक चीज़ सोचिए, मैं आपको लोकल भाषा में कोड समझाऊंगा, आप खुद सोचो, यही आप स्टूडेंट अब AICTE के अंदर एम्प्लॉय बन के घुस गए। तो फिर से कि अब आप लोग मान लीजिए AICTE में अब एम्प्लॉय बन के घुस गए। आप ही वही स्टूडेंट हो, लेकिन अभी तक स्टूडेंट के रूप में थे, अब एम्प्लॉय बन के घुस गए। आप लोग देखो ना, रूप कैसा चेंज होता है, आप लोग खुद भी समझ ही रहे हो कि आपको घर का पापा का फ़ोन भी आ रहा है ना, सर उठा लें, क्योंकि आप अब एम्प्लॉय है। स्टूडेंट रहेंगे तो अलग रूप, एम्प्लॉय बन गए तो अलग रूप, मतलब क्योंकि आप अब एलिमेंट बन गए, आप क्लास के बाहर नहीं हो, वो आप इंडिपेंडेंट रहे ही नहीं। आपके पापा भी आके आपको बुलाना भी होगा ना, तो वहाँ पे पहले गेट के पास पूछेंगे, थोड़ा सा उसको बुला दीजिए ना। घर में वैसा रूल नहीं चलता। तो यही चीज़ है कि क्लास के अंदर जब मेरा बन गया वर्ड में, तो कोड क्या होगा? कोड आएगा एक नंबर, क्योंकि एलिमेंट बन गया ना, तो उसको तो कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। क्लास के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये भी अब एलिमेंट बन गया, अब मेंबर नहीं रहा, मतलब बाहर नहीं रहा। बाहर रहने से रूप अलग हो गया, तो स्किप मार के निकल जाएगा। तो क्या ये कोड स्किप मार के निकल जाएगा? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आप बाहर में ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट बना के फिर मेन फंक्शन को कॉल करो, जो कि आज तक आप लोगों ने मेन फंक्शन को कॉल करने के लिए इतना तामझाम नहीं किया। ठीक है, तो बोला कि कोई और तरीका, ये अप्रोच सही नहीं है। ये तरीका है लेकिन ये सही तरीका नहीं है। तो बोला गया सबसे पहले क्या, ये कोडिंग रन कौन करा रहा है? तो ये जावा सी कंपाइलर जैसे ये कंपाइल करने जाता है, इसको तो रन करा लेगा, जैसे इसके पास जाएगा स्किप मार के निकल जाएगा। ठीक है, स्किप मार के निकल जाएगा कोड। तो सबसे पहले क्यों? क्योंकि ये परमिशन नहीं है इसके पास। तो स्टेप नंबर 1 रहेगा कोड लिखने का तरीका, सबसे पहला रहेगा पब्लिक, परमिशन दीजिए, नहीं तो आप, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटेक्टेड समझता है, परमिशन दीजिए पब्लिक। पहले वॉइड में बार बार मिटाने से अच्छा है कि एक बार में लिखते हैं, ठीक है, बाद में हम लिखेंगे इसका। बोला क्या पब्लिक लिख देने से काम करेगा? बोला नहीं, लेकिन क्लास फाइल जनरेट हो जाएगा, लेकिन रन नहीं करेगा। क्लास फाइल बने .java फाइल .class फाइल में कन्वर्ट तो हो जाएगा, इसके लिए आप कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन रन कराने के लिए मुझे अभी भी ऑब्जेक्ट बना के ही घुसना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि क्लास के
किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको बिना ऑब्जेक्ट, पब्लिक हो गया, एक्सेस है, ऐसे तो एक्सेस भी नहीं देने वाला है। अब एक्सेस कम से कम है, लेकिन फिर भी आप अंदर नहीं घुस सकते हो, तो बोला गया उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं स्टैटिक कीवर्ड। ध्यान रखिएगा। अब मैं इसको लिखवाता हूँ, बस इतने दूर तक ही अगर आपको समझ में अच्छे से आ गया, आपको बस इतने दूर को अच्छे से समझना है, ठीक है, कि पूरे कोड का मतलब क्या है। पूरे कोड का मतलब है, ठीक, तो क्लास क्या है जी? क्लास एक कीवर्ड है, क्लास एक कीवर्ड है। टू स्टार्ट एनी क्लास स्टार्ट करने के लिए मुझे क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। टू स्टार्ट एनी क्लास, मतलब फर्स्ट क्या है जी? बोला गया यूज़र डिफाइन प्री डिफाइन नहीं, यूज़र डिफाइन क्लास नेम। लेकिन क्या क्या याद रखना है, रिमेंबर रखना है कि फर्स्ट लेटर शुड बी इन अपर केस। बोला सर ऐसा क्यों, क्या हम स्मॉल लिखेंगे तो काम नहीं करेगा? बोला करेगा क्यों नहीं? क्या हम पहला स्मॉल लिखेंगे बाद बाकी कैपिटल लिखेंगे तो काम नहीं करेगा? ये भी करेगा, ठीक है। पूरा कैपिटल लिखेंगे तो काम करेगा? बोला ये भी करेगा। बोला ऐसा क्यों रूल है? कब? बोला इसलिए रूल है क्योंकि आप यहाँ से कंपनी के लिए कोडिंग सीखने वाले हो। सी आपका कंपनी का कोडिंग नहीं है, जावा आपका कंपनी का कोडिंग है। इनका लिखने का तरीका अलग, आपका लिखने का तरीका अलग। कब समझ में नहीं आएगा कौन सा क्लास नेम है, कौन सा वेरिएबल नेम है, कौन सा क्या है। तो आपको सबको एक ही रूल फॉलो करना पड़े, इसलिए कुछ चीज़ें याद करा दिया जाता है कि नहीं भैया फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितने भी जावा में प्री डिफाइंड क्लास हैं सबका यही सिंटेक्स है, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाद बाकी स्मॉल। इसको देख के पहचान में आ जाता है या तो ये यूज़र डिफाइंड हो या तो प्री डिफाइंड हो, लेकिन ये क्लास नेम है, ठीक है। ऐसा कुछ रूल्स नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, बोला कि पब्लिक क्या है। पब्लिक क्या है? तो पब्लिक एक कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, इसलिए पी छोटा है। हर एक कीवर्ड छोटा स्मॉल से स्टार्ट होता है। ये किस लिए? एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस देने के लिए, ठीक है। बोला किसके लिए? तो बोला गया टू डायरेक्टली, ठीक है, टू डायरेक्टली रन बाय जावासी कंपाइलर मेरा डायरेक्टली रन कर पाए, ठीक है। तो ओके, बोला गया कि स्टैटिक क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंटरव्यू में कुछ पूछता है तो यही पूछता है, पूरे प्रोग्राम में स्टैटिक का क्या मतलब है ये पूछता है, ठीक है। तो ये भी एक कीवर्ड है, लेकिन ये किस टाइप का? टू डायरेक्टली एक्सेस बाय जावासी कंपाइलर। बोला नहीं, ये कंपाइल टाइम में चेक नहीं करता, ये रन टाइम में चेक करता है। तो JVM जावा वर्चुअल मशीन जो, ठीक है, या JRE बोलिए, ये JVM चेक करता है। तो टू डायरेक्टली एक्सेस बाय JVM विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए आपका JVM उसको रन करा ले, इसलिए स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल होता है। मतलब वॉइड क्या है? मतलब वॉइड भी एक कीवर्ड है, लेकिन ये रिटर्न टाइप है, कीवर्ड है। अब रिटर्न टाइप क्या होता है वो तो फंक्शन से समझेंगे, इसको छोड़ के उसको दिमाग में नहीं रखना है। मतलब मेन क्या है? बोला मेन फंक्शन नेम है। रिटर्न टाइप का मतलब हम थोड़ा देर में समझा दे रहे हैं ताकि दिमाग में कहीं पे भी क्वेश्चन न रहे, ठीक है। मेन एक फंक्शन नेम है, बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या जी? और कुछ? तो बोला हाँ, कोड तो ठीक है,
आप लोग रिकर्सन वर्ड सुने होंगे, रिकर्सन, अ फंक्शन विच कॉलिंग इटसेल्फ, खुद को खुद कॉल करता है। तो क्या मेन फंक्शन खुद को मेन फंक्शन को कॉल कर सकता है? तो बोला हाँ, मेन फंक्शन भी मेन फंक्शन को कॉल कर सकता है। ठीक है, क्या मेन फंक्शन को कॉल करते समय हम कुछ डेटा पास कर सकते हैं? तो बोला गया वो भी हाँ, इंटीजर कैरेक्टर। तो डेटा पास जब करेंगे एज अ पैरामीटर, तो मुझे यहाँ पे उसको लिखना पड़ेगा, पहला इंटीजर, दूसरा स्ट्रिंग। हम जानते हैं कि स्ट्रिंग ही एकमात्र ऐसा डेटा टाइप है जो जितना भी डेटा डालेंगे वो ले लेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग ही एकमात्र डेटा टाइप है जिसमें इंटीजर भी सपोर्ट करता है, कैरेक्टर भी सपोर्ट करता है, फ्लोट भी सपोर्ट करता है, स्ट्रिंग में सब कुछ सपोर्ट करता है। डबल कोट के बीच में आप कुछ भी लिखोगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी लिख सकते हो। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर कुछ भी सपोर्ट करता है। तो बेटर तरीका है ऐसा कोई तरीका लिखिए जिससे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बेटर तरीका क्या है? स्ट्रिंग टाइप एरे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप जितना मर्जी लोगे वो खुद ब खुद उसको स्टोर कर लेगा। अब वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल का नाम ARGS। क्या यही वेरिएबल देना ज़रूरी है? बोला ऐसा भी नहीं है, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, X Y Z कुछ भी। यही क्यों? क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कंपनी का कोड है, मेरा मन किया कुछ लिखने का, आपका मन, यहाँ से आप यहाँ तक कुछ भी हाथ मत लगाइएगा। लिखने को मैं कुछ भी लिख सकता हूँ लेकिन फिर भी हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये था, ये किस लिए बनाया गया है मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, वो भी अब क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ क्या है। ठीक है, लेकिन इधर रहिए, स्ट्रिंग क्या है भैया? स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग डेटा टाइप है। बोला डेटा टाइप नहीं है, क्लास नेम है, लेकिन इस बार प्री डिफाइंड, एस कैपिटल होता है। इंट का आई छोटा होता है, लेकिन स्ट्रिंग बोल के कोई डेटा टाइप नहीं है, स्ट्रिंग बोल के क्लास नेम है, एस कैपिटल होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड। ओके, बोला इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग, बोला स्ट्रिंग टाइप एरे। बोला ये क्या है जी? ARGS अर्ग्स। ठीक है, मतलब ये वेरिएबल नेम है लेकिन यूज़र डिफाइंड है, मतलब कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। बोला कि ठीक है सर, हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे? ठीक है, कैसे लिखना सही है? बोला दोनों सही है। बोला दोनों में क्या डिफरेंस है आपको समझाते हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपसे अगर कोई पूछेगा पॉइंटर जब सी में होता है तो इसमें और इसमें क्या कोई डिफरेंस है? तो बोला डिफरेंस बस एक ही है, डेटा टाइप नॉन पॉइंटर है, वेरिएबल पॉइंटर है, लेकिन टोटल मिला के अगर ओवरऑल बताएं तो पॉइंटर ही हुआ। डेटा टाइप पॉइंटर है, वेरिएबल नॉन पॉइंटर है, लेकिन पूरा मिला के पॉइंटर ही हुआ, दोनों बराबर ही हुआ। डिफरेंस कहाँ पे आएगा? डिफरेंस आएगा जब मैं दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा तब। ये मेरा नॉन पॉइंटर हो गया, ये मेरा दोनों पॉइंटर हो गया। ठीक है ना जी? तो यहाँ पे भी सेम, ये डेटा टाइप एरे है, वेरिएबल नॉन एरे है, ये वेरिएबल नॉन एरे है, वेरिएबल सॉरी डेटा टाइप नॉन एरे है, वेरिएबल एरे है, बात बराबर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग इसको देख के ऐसे लिख देते हैं, सर कुछ तो लिखे हैं लेकिन क्या लिखे हैं पता नहीं चलता, ना इधर रखते हैं ना इधर रखते हैं, बीच में रखते हैं, क्योंकि दिखता नहीं है भाई, क्लियर विजिबल नहीं है ना। इस साइड या तो इस साइड डेटा टाइप को आप एरे बनाइए या तो वेरिएबल को एरे बनाइए, इसका मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग पूरे को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इंटरव्यू के लिए। कमांड लाइन आर्गूमेंट, कैसे रन कराते समय आर्गूमेंट पास होता है, ये भी मुझे लास्ट में पढ़ना पड़ता है जब इनपुट लेना सीखेंगे तब। ठीक है, बोला और कुछ बचा? बोला फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा है। ठीक है, फ़िलहाल तो मुझे कुछ भी अभी तक फ़िलहाल नहीं लग रहा है। चलिए अब हाई प्रिंट करके दिखाइए। ये मेरा एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है,
मतलब पहले सी में आप हाई प्रिंट करके दिखाइए तो अभी अच्छा ये क्या ऐसे भागेगा अब कोड, बोला अब ऐसे नहीं भागेगा, अब मेरा जब भी भागेगा ऐसे ऐसे भागेगा, जो भी आप भगाइए आ जाएगा, क्योंकि पब्लिक भी है स्टैटिक भी है तो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कॉल नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कि एक मैसेज प्रिंट करके दिखाइए, तो सी में पहले वापस आते हैं थोड़ा सी से हम जब कंपेयर करेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं कुछ नया सीख रहे हैं। कोड कहाँ से शुरू होता है? मेन फंक्शन से, हैश इंक्लूड से शुरू होता नहीं है। प्रिंट एफ हेलो या हेलो हाय जो भी, मतलब कंपाइल कीजिए तो 1 2 3 दिखाएगा, नीचे तक पहुँचेगा नहीं। 3 लाइन कंपाइल, 1 एरर। क्या एरर? कि इसका हेडर फाइल नहीं है। ठीक है, थोड़ा हेडर फाइल लगाइए, हैश इंक्लूड stdio.h। तो मैंने बोला था कुछ ऐसा दिखेगा, 365 लाइन कंपाइल, 0 एरर। मतलब इससे मतलब क्या नहीं, वो तो छोड़ दीजिए, इतना तो वो तो रन कराएंगे तब ना, तो कंपाइल करते समय ही लगे कि इतना लाइन क्यों, क्योंकि ये एक फाइल है जिसके अंदर आपका सिर्फ प्रिंटफ ही नहीं है, बहुत कुछ है। अब जब इसको अच्छे से देखिएगा तो गेटएस फंक्शन है, पुटेस फंक्शन है, गेट सी एच, स्कैनएफ फंक्शन है। अरे मैंने स्कैनएफ को यूज़ ही नहीं किया तो बोला गया, इसीलिए सी को इतना महत्व नहीं दिया जाता सी प्लस प्लस को भी, क्योंकि उसमें प्रोग्राम का साइज़ फाइल इंक्लूड करने से बेकार का बढ़ जाता है। ठीक है, ओके। हाँ, मतलब जावा में भी सेम मेरा जो है प्रिंट करने का तरीका, फंक्शन का नाम प्रिंट है, मैसेज हाय मेरे जैसे लिखेंगे एरर मार देगा। हमारे पास एक तरीका है ये कि इंपोर्ट जावा के अंदर इनपुट आउटपुट रिलेटेड जितने फाइल हैं उस सबको इंपोर्ट करो। इनपुट आउटपुट ये आउटपुट है ना, तो आउटपुट इनपुट आउटपुट रिलेटेड जितने भी फाइल है ये, मतलब इस जानते हैं कि सी से कई ज़्यादा बड़ा लाइब्रेरी है जावा में, ये कुछ नहीं तो 1000-1200 लाइन हो जाएगा। मतलब इसीलिए इसको यूज़ ही नहीं किया जाता, इस तरीके को यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, तो हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ये लाइन ऐसे यूज़ नहीं करते हैं। हमारे पास दूसरा तरीका, सिस्टम क्लास के अंदर, सिस्टम एक बहुत बड़ा क्लास है जिसके अंदर आउट है, इन है, सिर्फ आउटपुट रिलेटेड जितने भी फाइल हैं उसके अंदर, आउटपुट के अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसमें से सिर्फ प्रिंट को इंक्लूड करो तो सिर्फ प्रिंट इंक्लूड हो इतना। सिस्टम क्लास के अंदर आउट बोल के मेंबर है, उसके अंदर प्रिंट बोल के एक फंक्शन है। ठीक है, आउट के अंदर प्रिंट एलन फंक्शन भी है, प्रिंट भी है, लेकिन सिर्फ प्रिंट को इंक्लूड करो। इतना अच्छा है कि कोड उतना ही सिर्फ इंक्लूड होगा जितना ही काम है। ठीक है, तो प्रोग्राम का साइज़ जावा में बहुत ही कम हो जाता है, पाइथन में तो और कम होता है, छोड़ दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट। ठीक है, कम लाइन का कोड लगे, इसमें से सर किसको क्या बोलेंगे, सिस्टम को क्या बोलते हैं पहले ये बताइए। तो एस कैपिटल है, ध्यान रखिएगा, सिस्टम एक क्लास नेम है, इसीलिए तुम बोले कि प्री डिफाइंड जितने भी क्लास हैं पहचानने के लिए तो एस को कैपिटल, फर्स्ट को भी कैपिटल बनाया गया था। ठीक है, लेकिन प्री डिफाइंड है, इसको हाथ नहीं लगा सकते। इंटरव्यू में पूछता क्या है, ये आउट क्या है, बहुत टफ है। आउट क्या है समझना, रुक जाइए मैं बताऊंगा। प्रिंट क्या है, प्रिंट भी एक फंक्शन है, प्रिंट एलन भी फंक्शन है, न्यू लाइन। ठीक है, दोनों ही फंक्शन नेम है, इसको लेकर दिमाग में नहीं लगाना है। डबल कोट में हाई क्या है भैया, स्ट्रिंग है, मैसेज स्ट्रिंग टाइप। जो भी आउट क्या है, यही तो हम आपको फिर से वापस आते हैं जहाँ पे वर्ड यूज़ किए थे। वर्ड क्या यूज़ किए थे हम, किसी भी क्लास के किसी भी एलिमेंट को आप तब तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक कि ऑब्जेक्ट ना बनाओ या फिर स्टैटिक ना बनाओ। दो ही तरीका तो है जावा में, या तो उसका ऑब्जेक्ट बनाओ और या फिर स्टैटिक बनाओ। यही वो वर्ड है कि आप हमेशा बोलिएगा आउट मेरा स्टैटिक मेंबर है। स्टैटिक वर्ड अगर वो इंटरव्यूअर यही पूछना जानना चाहता है
कि आपको पता है कि नहीं किसी भी क्लास के अंदर किसी भी मेंबर या किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको डॉट ऑपरेटर तभी लगा सकते हो या तो ऑब्जेक्ट बना के या फिर स्टैटिक होगा तो स्टैटिक है इसलिए स्टैटिक के अंदर कोई भी फंक्शन को मैं कॉल कर सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा निष्कर्ष, ठीक है। तो अब आते हैं कि इसको थोड़ा सा फ्रेश कर लेते हैं। ये तो हुआ बहुत ही कॉम्पैक्ट हो गया है, ठीक है। सर इतना प्रोग्राम लिखे हैं यहाँ तक कि सर मेन के अंदर आर्गुमेंट पास कराने की जरूरत नहीं ज़रूरत है, लेकिन वो भी फिर भी सिंटेक्स को लेके चलना है। आपको तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। हम तो इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें जैसे आर्गूमेंट, कमांड लाइन आर्गूमेंट सी में सिलेबस में था, लेकिन कोई टीचर पढ़ाता है, कोई टीचर नहीं पढ़ाता। जो नहीं पढ़ाता है गया, स्टूडेंट का छूट गया। इसीलिए ये छूटने का चांस ही ना दे। बच्चा तो क्वेश्चन पूछेगा ना पहले कि वो है क्या सर, तो वहीं पे तो आप फंसे। तो चलो, तो सबसे पहले क्लास का नाम, ओके। अब कोड देखें कितना आसानी से समझ में भी आ रहा है। कुछ नहीं, बस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट ओपन स्ट्रिंग का एस कैपिटल, चाहे इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हुआ मेरा पहला, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एक लाइन का मैसेज प्रिंट करना है तो भी system डॉट आउट डॉट println, ऊपर से क्या गार्बेज कलेक्टर ये फॉलो करता है। जब ऊपर वाला रन कराएगा उसके जस्ट नीचे जब आएगा प्रिंट एल नहीं, पहले प्रिंट फंक्शन, ठीक है। हाय system डॉट आउट डॉट प्रिंट, वो भी प्रिंट फंक्शन। हेलो कैसे कंपाइल करेंगे वो मैं बाद में समझा रहा हूँ फ्रेश कोड में। मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा, हाय हेलो चिपक के, ठीक है। ओके, तो या तो आपके पास ऑप्शन है कि हाई के बगल में स्लैशन मारिए या फिर प्रिंट एल यूज़ ही कीजिए, क्योंकि प्रिंट एल यूज़ करने से आपका खुद ब खुद न्यू लाइन में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब प्रिंट एल या तो यूज़ कीजिए system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल हाय। तो यहाँ पे तो दोनों, ऐसा नहीं कि पहला वाला नहीं सीखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों लोगों के दिमाग में आता है सर प्रिंट एल रहते हुए प्रिंट का क्या इस्तेमाल है। बहुत जन सोचते हैं, जब आप पैटर्न सीखोगे ना, ये ठीक है, पास में बैठाइएगा कैसे दो स्टार, तो आपको तो खाली एल सीखने से नहीं होगा, आपको पास में प्रिंट भी सीखना होगा, प्रिंट एल भी। दोनों दो फंक्शन है, ठीक है। एक पास में रखने के लिए यूज़ होता है और एक नीचे उतारने के लिए। तो या तो आप स्लैशन नहीं ना, आप स्लैशन से भी काम करा सकते हो, उसका दोनों तरीका सीख के रखना होगा आपको, ठीक है। तो इसका आउटपुट आएगा हाय और हेलो नीचे, और हेलो के बाद भी कर्सर यहाँ पे रहेगा, उसका कर्सर यहाँ पे रहेगा, नीचे उतरेगा ही नहीं कभी भी, है ना जी। तो ये था मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस क्लास को हम पहले यहीं पे एंड करते हैं।